वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के साथ, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन अवर वेब डेवलपमेंट। और आजकल बहुत फील्ड्स में काम यूज़ भी हो रहा है इसका। ठीक है, जैसे अगर तुम लोग एंड्रॉयड में जाते हो, आईओएस में कर रहे हो काम, ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन के लिए जावास्क्रिप्ट के एक दो लाइब्रेरीज जैसे रिएक्ट नेटिव है हमारे पास। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी जो हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। अब इन्हीं केसेस में क्या है कि पहले जावास्क्रिप्ट का बेस पता होना चाहिए, तभी तुम लोग किसी भी एक लाइब्रेरी पे काम कर सकते हो, चाहे वो रिएक्ट जेएस हो, रिएक्ट नेटिव हो। ठीक है, अब उन्हीं केसेस पे क्या है हमारे पास, जो बेस से स्टार्ट करते हैं पहले एक, कि बेस कैसे बनता है इस पे। तो बेस हमने जब शुरू किया वहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है इसके अंदर। तो लिखने के तरीके पे आते हैं सबसे पहले। जैसे अब नॉर्मली तुम लोग यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, कोई भी एक स्ट्रक्चर तैयार किया, सिंपल। अब उन्हीं केसेस पे क्या है, तुम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर सकते हो। ये तीन वेज होते हैं इसके अंदर भी, जैसे नॉर्मल सीएसएस में भी थे, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं इनर, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तुम लोग तीनों में से कोई भी वे यूज़ कर सकते हो। प्रेफरेबल वे ऑब्वियसली एक्सटर्नल ही रहेगा हमेशा, पर एक्सटर्नल को भी एक डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है, जस्ट नॉट लाइक सी एस एस का एक्सटर्नल वाला। उसमें तुम लोग लिंक टैग यूज़ करते थे और हेड पार्ट में यूज़ करते थे हमेशा। ठीक है, अब इसी केस में क्या है कि एक स्क्रिप्ट का तो ये हो गया इनर पार्ट, वैसे ही यहाँ पे आ जाता है इंटरनल पार्ट। ठीक है, और थर्ड केस आ जाता है एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल में तुम लोग स्क्रिप्ट टैग लगा के उसमें ही सोर्स को ज्वाइन करवाते हो। तो अगर मैं एक नई फाइल सेव करता हूँ, वन डॉट जे एस, वो वन डॉट जे एस की फाइल मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा, तब जाके मेरा काम शुरू होता है उसके ऊपर। ठीक है गाइस। और मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, अगर तुम लोग कोई भी वेबसाइट का टेम्पलेट नेट से उठाते हो या कोई भी और डिज़ाइन देख रहे हो उसमें, तो उन केसेस पे क्या रहेगा, ये वाला स्क्रिप्ट टैग मैक्सिमम केसेस में अपने को बॉडी के बिल्कुल लास्ट में दिखेगा। ठीक है, बिकॉज जो मेथड यूज़ होना है वो इनर रहेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोड है वो इनर एचटीएमएल का ही होता है, और वो हमेशा टैग्स के बाद काम करता है। तो इसलिए उसको नीचे कॉल किया जाता है हमेशा, ताकि जो भी कोड लिखें वो नीचे से काम करना शुरू करे, ऊपर ना काम करे। ऊपर वो काम नहीं करेगा, मेक श्योर। ठीक है, उसका भी एक रीज़न होता है, उसका एक फॉर्मेट जो रीड करने का होता है वो ऊपर से रीड करना शुरू करेगा और नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो जो लास्ट में जो हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उससे पहले पहले वो कोड लिखा होगा तो काम कर जाएगा, वरना काम नहीं करेगा वो। तो टैग्स का और स्क्रिप्ट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस केस में। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया पहला स्टेप्स कि तुम्हें लिखना कहाँ पे है। अब सेकंड स्टेप पे चलते हैं इसके। सेकंड स्टेप क्या कहता है मेरे पास, लिखना क्या है। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक लॉजिक्स। ठीक है, तो उस पर शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो एक नया पेज बनाते हैं, उसी पे काम करना शुरू करेंगे। किसी भी नाम से डिफाइन कर लो पेज को। ठीक है, मेक श्योर वो एक HTML पेज होना चाहिए। ठीक है, रन HTML पेज ही करेगा तुम्हारा एट द एंड। अगर तुम जावास्क्रिप्ट का पेज बनाते हो तो तुम लोगों को नोड की हेल्प लेनी पड़ेगी उसको रन करने के लिए। तो अभी मैं नोड वाले केसेस पे नहीं चलता हूँ, नोड के केसेस में तुम लोगों को अलग से समझाऊंगा क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। पहले जावास्क्रिप्ट को पहले क्लियर करते हैं हम लोग। तो मुझे इस केस में बेसिक कुछ HTML की खास रिक्वायरमेंट है नहीं अभी, तो मैं यहाँ पे अभी के लिए स्क्रिप्ट टैग से काम चला लूँगा, सिंपल। ठीक है, अगर तुमको पहले से पूरा का पूरा चाहिए तो इस तरह से लिख लेना, लाइक दिस। तुम लोग ये भी लिख सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वो डिपेंडिंग कि तुम्हें कैसा चाहिए उसके ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। अब बेसिकली क्या है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है इनमें, तकरीबन फॉर्मेट सेम रहता है। ठीक है, सिंटेक्स का डिफरेंस आएगा तुम्हारे पास। तो अगर तुम लोगों को पहले कोई लैंग्वेज पढ़ी हुई है, लाइक C++, जावा, PHP, डार्ट, ASP, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट अ टफ लैंग्वेज फॉर यू। अगर तुमने पहले कभी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई, तो ये बेस का लैंग्वेज जो है पूरा ट्यूटोरियल तुम पढ़ लो, तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा इस चीज़ पे कि लैंग्वेजेस कैसे काम करती हैं। ठीक है,
जितनी पुरानी लैंग्वेजेस पे जाते रहोगे हल्का हल्का डिफरेंस तुम लोगों को देखने को मिलेगा, बाकी का सारा पोर्शन सेम रहेगा, उस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसके अंदर। जैसे एग्जांपल, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करता हूँ, बेसिक सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स ही डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ अगर, तो वायर, अगर जावास्क्रिप्ट का पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ मैं तो, ठीक है। मेक श्योर जावास्क्रिप्ट के दो वर्जन जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा काम कर रहे थे, एक था ES5, एक ES6 आ गया था उसके बाद। अब इन दोनों केसेस में उन्होंने कुछ फंक्शंस को लिखने के तरीके, वेरिएबल्स को लिखने के तरीके सब में थोड़े थोड़े चेंजेस दिए हैं, और कुछ नए ऐड ऑन फंक्शंस भी दिए हैं। हम लोगों को वो उनमें डिफरेंस समझना पड़ता था बस, ठीक है। तो जैसे मैंने इस केस में करते हैं हम लोग कि मैंने एक वेरिएबल दिया, वेरिएबल में एक डाटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है। वो डाटा का डाटा टाइप डिफरेंस होते हैं, ठीक है। वो डाटा चाहे तुम नंबर के फॉर्मेट में स्टोर करवाओ, चाहे वो इंट हो, चाहे बुलियन हो, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है वो, ठीक है। अब मैंने उसी केसेस पे क्या किया है यहाँ पे, जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन किया मैंने एक, इसी केस में अगर मैं नया वर्जन यूज़ करता जो कि ES6 है बेसिकली, ठीक है, उस केस के हिसाब से अगर देते वो वहाँ वैर नहीं यूज़ होगा। इस वैर की जगह पे तुम लोगों को दो ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर कांस्टेंट, ठीक है। मेक श्योर जो नाम एक बार डिफाइन कर दिया वेरिएबल का वो बार बार रिपीट नहीं होता। डिक्लेरेशन के लिए तुम लोगों को नेम नया नया देना पड़ता है हर बार, पर कॉलिंग के लिए तुम सेम नेम कॉल यूज़ कर सकते हो उसको। एग्जाम्पल, अगर मैंने ए नाम से ऑलरेडी वेरिएबल दे दिया और उसकी वैल्यू दे दी 20, मैं इस ए को आगे फर्दर प्रिंट करवा सकता हूँ, एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ, रन करवा सकता हूँ, या जो भी मुझे इससे काम करवाना है मैं वो करवा सकता हूँ। बट मैं दोबारा से अगर इस पर ए लिखने की कोशिश करूँगा तो मुझे एक एरर आ जाएगा। अब ये एक बहुत ही चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट में हम लोगों को एरर्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि जिस लैंग्वेज में एरर नहीं मिलता होता उसमें काम करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जस्ट लाइक HTML CSS, उसमें एरर नहीं आएंगे, प्लस उसमें क्या होता है कि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। अगर तुमने कोई कोड गलत लिखा है तो वो रन करना बंद कर देगा, बस इतना ही काम होगा उसमें। पर जावास्क्रिप्ट में क्या है, उसमें एरर कई बार क्या होगा, अगर वो बेसिक वार्निंग है तो तुम्हें कंसोल में दिखेंगी, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ इसके ऊपर ही, यहाँ पे मैंने सेव किया इसको, रन करते हैं इसको। मेक श्योर ये ब्राउज़र पे रन होगा बिकॉज HTML फाइल है मेरी। रन किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं राइट क्लिक करके, हियर यू कैन सी, कंसोल पे जाओ, सी uncaught syntax error identifier A has already been declared। अगर ए ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है तो वो दोबारा मुझे अलाउ नहीं करेगा उसके लिए, वो कहेगा कि मुझे एक नाम नया देना पड़ेगा उसके लिए। डिक्लेरेशन के लिए तुम्हें नया नाम देना पड़ेगा। रिपीट बाद में कर सकते हो जब तुम लोगों को उसी नाम को वैल्यू चेंज करके या वैल्यू को प्रिंट करके या एग्जीक्यूट करके रन करना है। अब देखो एरर हट गया यहाँ से, एरर पूरा डिलीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से हमारा तो एक वेरिएबल का डिफाइनिंग हो जाता है। सबसे बेसिक केस है पहले वाला, ठीक है। अब इन्होंने कौन सा वेरिएबल को डिफाइन करने के दो तरीके दिए थे, एक कांस्टेंट था और एक लेट था। अब कांस्टेंट और लेट दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। दोनों ऑप्शन में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, मैं तुम्हें डायरेक्टली क्लियर कर देता हूँ इसके ऊपर। कांस्टेंट तुम लोग तब यूज़ करोगे जब तुम लोगों को डाटा को बार बार चेंज करना नहीं होता है, तुम्हें चेंज ही नहीं करना, ठीक है। यूज्ड फॉर नॉन चेंजेबल डाटा, जो चेंज ही नहीं होता है। अगर मैंने 50 मेंशन करा दिया 50 ही रहेगा, वो मुझे आगे जाके चेंज ही नहीं करना कभी भी। पर उन्हीं केसेस पे अगर मुझे पता है कि मेरा डाटा रेगुलर बेसिस पे चेंज होना है, ठीक है, तो उन केसेस पे हम लोग क्या करेंगे, लेट यूज़ करेंगे। या फिर अगर तुम्हें करना है इसके अंदर, मान लो कि मुझे एरे डिफाइन करना है, एरे भी आएंगे आगे जाके, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिफाइन करनी है, या फिर डायनेमिक वैल्यू लेनी है, तो इन केसेस पे क्या होता है, हमारा लेट यूज़ किया जाता है। वैर बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। अगर तुम पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो अभी भी जावास्क्रिप्ट का तो तुम लोगों को वैर प्रेफर करना चाहिए। अगर तुम लोग नए वर्जन्स पे काम कर रहे हो, जैसे एग्जांपल रिएक्ट आ गया तुम्हारा, उस पर नोड जेएस पे हो गया अभी हम कर रहे, या तुम लोग एंगुलर पे आ गए हो, व्यू पे आ गए हो, हाँ,
तो उन केसेस पे क्या है, तुम लोगों को कांस्टेंट और लेट को ही प्रेफर रखना चाहिए पहले भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे तीन वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए यहाँ पे, तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के साथ। अंडरस्टूड। अब इन्हीं केसेस पे क्या है, जो डाटा डिफाइन किया गया है, अब उसको समझते हैं पहले। ठीक है, जो मैंने डाटा यहाँ डिफाइन किया है अभी के लिए, दैट डाटा इज़ बेसिकली योर नंबर, जैसे इंटीजर भी कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास डाटा को डिफाइन करने के बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अभी मैं यहाँ के लिए लेट यूज़ कर सकता हूँ या फिर कांस्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी तक पुराना वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, मैं तुम्हें पहले बेस समझा रहा हूँ, तो उसमें मैं मोस्ट ऑफ द केसेस पुराने वर्जन ही यूज़ करूँगा, पर मैं साथ साथ तुम्हें वहाँ पे क्लैरिफाई करता रहूँगा कि पुराने वर्जन कौन सा है और नया वर्जन कौन सा है, और तुम लोग उनमें से डिफ्रेंशिएट करके अपने आप पढ़ सकते हो उसको आगे। तो अगर मैं ऐसा कुछ करना कोशिश करता हूँ, मान लेते हैं जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मुझे कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। ठीक है, जैसे मुझे एक कार का नेम देते हैं छोटा सा। ठीक है, मेक श्योर वेरिएबल का जो नेम होगा, वेरिएबल का नेम तुम लोग स्पेसेस नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, ये नहीं है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे दे देता हूँ, कार का नेम दे देते हैं ऑडी A3, हियर इट इज़, नाम दिया गया, पर मैं यहाँ पे कार और नेम स्पेस दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ बेसिकली। अगर आउटपुट चेक करते हैं, सी मिसिंग इनिशियलाइजर इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन एट लाइन नंबर, जो भी लाइन है हमारी, लाइन भी स्पेसिफाई कर रहा है कि 24th लाइन में आ रहा है एरर। ठीक है, इन्हीं केसेस पे क्या है कि अगर मैं इसको अंडरस्कोर लगा के मैं स्पेस देने की कोशिश करूँगा, देखो लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, बस समझ लो इस चीज़ को। कुछ लोग इनको अंडरस्कोर्स के साथ यूज़ करते हैं, देखो एरर हट जाएगा उसमें। सेकंड केस क्या हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कार नंबर 1 दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे कार नंबर 2 दे देते हैं। मैंने उन्हीं केसेस पे जो सेकंड नेम देना था मुझे, मैंने उसके लिए कैमल केस यूज़ कर लिया। अब कैमल केस तुम लोगों को जावास्क्रिप्ट में बहुत कॉमन मिलेगा। ठीक है, फंक्शंस को डिफाइन करने का तरीका भी कैमल केस ही होता है मेरे पास, जिस केस में क्या है कि फर्स्ट वर्ड जो पूरा का पूरा है मैं उसको स्मॉल में लिखूंगा, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा, एंड सो ऑन, जितने वर्ड्स आते रहेंगे उनके फर्स्ट लेटर्स को हम लोग कैपिटल में डिफाइन करते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया जो स्ट्रिंग डाटा स्टोर कर रहे हैं। मेक श्योर ऑडी का जो नाम है वो एक अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ के साथ स्टोर होता है। अगर तुम स्पेस को हटा भी दोगे, आउटपुट चेक करोगे, फिर से एरर आएगा, ऑडी A3 इज़ नॉट डिफाइंड। रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू, और स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो कोट्स में लिखी जाती है। लिखने के भी इसके मेथड्स आएंगे आगे। ठीक है, तो इन केसेस पे क्या है, एक बेसिक स्ट्रिंग को वहाँ पे डिफाइन किया गया इसके अंदर। फिर उसी केस में तुम लोग कोई भी स्ट्रिंग लिख रहे हो, ठीक है, स्ट्रिंग को लिखने के बेसिक वेज, पहला तो था कि डबल कोट्स यूज़ कर लो, सेकंड केस होता है सिंगल कोट यूज़ कर लो, थर्ड केस होता है कि तुम साइड कोट यूज़ कर लो। साइड कोट्स, ये तीन वेज हैं अपनी स्ट्रिंग को लिखने के लिए। ठीक है, तुम लोग इसमें से कुछ भी कर सकते हो। मैक्सिमम केसेस में मैं प्रेफर करूँगा कि तुम लोग अगर यूज़ कर रहे हो तो मैं इसको यूज़ करो। ये वाला बहुत इजी है और बहुत काम भी आएगा आगे जाके इन फ्यूचर, क्योंकि इसमें हम लोगों को मेथड्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब इन केसेस में क्या होता है कि जब तुम डाटा को स्टोर करोगे ना, तब उस समय तुम लोगों को समझ आना शुरू होगा कि हाँ यार, वेरिएबल्स में और स्ट्रिंग्स में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी फील होती है इन दो केसेस में। इसमें बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए आगे जाके, वो मैं तुम्हें आगे जब टास्क आएंगे तब देखेंगे हम लोग उसके ऊपर। ठीक है, अब इन्हीं केसेस पे ये तो हो गया मेरा स्ट्रिंग डाटा, स्ट्रिंग फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, तुम किसी भी तरह का स्ट्रिंग यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो उसमें। फिर उसी केस में क्या आता है मेरे पास, अगर मुझे नंबर डाटा स्टोर कर रहे थे, इंटीजर जिसे हम कहते होते हैं। अब इंटीजर के केस में क्या करेंगे हम, ये लो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे प्राइस, या फिर कोई भी एक वैल्यू, चलो प्राइस ही ले लेते हैं इस बार। प्राइस में देखा, अगर मैंने उसको बोला कि कोई कुछ भी एक ऑब्जेक्ट डाटा है मेरे पास पड़ा हुआ,
वो इसका प्राइस है। ठीक है, ये हो गया इंटीजर फॉर्मेट, इंट जिसे हम कहते होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली एक तरह का नंबर फॉर्मेट ही है मेरे पास। ठीक है, नंबर के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, इंटीजर इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, वही केस में सेकंड केस, प्राइस नंबर 2, इसको 1 कर देते हैं। पर इस बार मैंने क्या किया, जो भी वैल्यू है वो पॉइंट वैल्यू है, तो ये होगी मेरी फ्लोट वैल्यू, इंट एंड फ्लोट, दो वैल्यूज होगी अलग अलग। ठीक है, अब इन केसेस में क्या है, दोनों नंबर ही एक तरह के, पर दोनों का टाइप डिफरेंट हो जाता है। वो इंटीजर है, मतलब हम लोगों को जब कोई डाटा स्टोर करवाना है बिना पॉइंट वैल्यू के। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर तुम प्राइस को देखते हो, तुम्हें पैसे की वैल्यू नहीं देखनी, रुपये की वैल्यू देखनी है, तो वो पॉइंट से पहले पहले की वैल्यू आएगी। ठीक है, उन्हें कन्वर्ट करने के लिए भी फंक्शंस आएंगे आगे, बहुत सारे अवेलेबल हैं, कि तुम लोग किस तरह से उसे कॉल करवाना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है बेसिकली। ठीक है, इसी केस में एक नंबर की एक और वैल्यू होती है हमारे पास, पर वो नंबर के अंदर नहीं आती है, वो बिग इंटीजर बोला जाता है उसको। ठीक है, बड़े वैल्यूज़, 64 बिट की वैल्यू जिसे हम कहते होते हैं, 32 बिट की वैल्यू होती है। तुम लोगों ने अगर ये चीज़ ध्यान दी हो कभी, कि तुम्हारा लैपटॉप का विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल किया गया है, वो 32 बिट है, 64 बिट है, या फिर कोई और नया वर्जन आ गया अभी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली अब उन्हीं केसेस पे क्या होता है, जैसे मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर कुछ भी ले लिया मैंने। ठीक है, मैंने उसके अंदर बोल दिया कि ये बिग इंटीजर है। ठीक है, बिग इंटीजर है तो मतलब ऑब्वियसली एक बड़ा नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पे 60 32 बिट का नंबर ले सकता हूँ मैं, या 64 बिट का, वो मेरे पर डिपेंड होगा। तो इस तरह से नंबर की तीसरी डिफाइनिंग की जा सकती है। ठीक है, ये बिग इंटीजर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास नंबर्स की 3 वैल्यूज़ डिफाइन की जा सकती हैं, जो तुम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर आता है थर्ड केस हमारे पास। थर्ड केस में हम लोग यूज़ करते होते हैं डाटा को, अगर मुझे वैल्यू देनी है नल, एम्प्टी, या फिर तुम लोगों को ट्रू और फॉल्स कंडीशन देनी है उसको। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी के लिए, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू दे रहा हूँ जो कि कह रहा हूँ कि अभी के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, खाली पड़ी है, अभी देंगे इन फ्यूचर वैल्यू, तो ऑब्वियसली मैं लेट यूज़ करूँगा उसको हमेशा, मैं उसको चेंज ही नहीं कर सकता कभी उस तरह से। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने से बोल दिया कि मेरे पास क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं पता अभी, आई डोंट हैव एनी क्वांटिटी फॉर माई प्रोडक्ट और द प्राइस जो तुम लोग यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, क्वांटिटी नहीं पर मेरे पास उसमें भी, क्वांटिटी जब आएगी तब की तब देखेंगे। उसी केस में अगर तुमने कहा कि हाँ मेरे पास अभी के लिए कोई डाटा पड़ा हुआ है उसी का ही, जैसे एग्जांपल कर लेते हैं, वेरिएंट ले लेते हैं। जब तुम लोग नॉर्मली कोई प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, उनमें वेरिएंट्स होते हैं, टाइप्स जिसे हम कहते होते हैं। जिस केसेस में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल फ़ोन की एग्जांपल लेके चलूँ, तो उसमें वेरिएंट क्या मिलेगा तुम्हें, 3 कलर के वेरिएंट मिल जा सकते हैं। ठीक है, दो तुम उसके रैम के, दो उसकी मेमोरी के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल वेरिएंट्स बनाए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो भी तुम लोग ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर। तो अगर वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, वेरिएंट बाय डिफ़ॉल्ट नल भी हो सकता है, तो नल वैल्यू डिफाइन की जाएगी। अगर तुम्हारे पास डाटा पड़ा हुआ है कोई, ठीक है, पर बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें स्टार्टिंग में उसे एम्प्टी देना है, खाली। ठीक है, तो खाली के केस में क्या करोगे तुम लोग, जैसे कोई भी एक नया नाम ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने कलर, कलर डिफाइन किया गया प्रोडक्ट का। ठीक है, तो सिंगल कोट, डबल कोट, तुम कोई भी यूज़ करो उसके अकॉर्डिंगली तुम लोग वहाँ पे मेंशन करवा सकते हो उस चीज़ को। ये हमारे पास हो गया इसके 3 केसेस। ठीक है, अगर मुझे वहाँ पे डाटा को डिफाइन करना है। फिर आता है मेरे पास उसकी वैल्यू कि अगर मुझे कंडीशन को ट्रू या फॉल्स देना है मुझे, तो अगर मैं यहाँ पे इसको देता हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई ले ली वैल्यू, कोई वैल्यू ले लेते हैं, एक्स वाई जेड एलिमेंट पी क्यू आर, जो तुम्हारा मन करे, मैंने उसको डिफाइन किया वैल्यू इज़ ट्रू, मतलब कंडीशनली वो सही है। वो किस तरह से ट्रू हुई, इट डजेंट मैटर, उसके लिए हम लोग आगे जाके
ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और हमारे फंक्शंस को पढ़ेंगे और कंडीशंस बना के देखेंगे उसके ऊपर। फिर उसमें ट्रू और फॉल्स के ऊपर कैसे डिज़ाइन लेके आना आगे फर्दर, उसको हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी के लिए सिर्फ डायरेक्टली उसकी वैल्यू स्टोर कर लीजिए कि ट्रू है या फॉल्स है वो मेरे लिए। तो मैंने जैसे बोल दिया कि x इज इक्वल्स टू ट्रू एंड y इज इक्वल्स टू फॉल्स। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे वर्किंग हो जाएगी इसकी। ये हमारे पास एक केस हो गया जब मेरे पास ब्लैंक डाटाज होते हैं, या डाटा मेरे पास अवेलेबल अभी के लिए नहीं है, शायद इन फ्यूचर आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है एक केस मेरे पास जो हम लोग मल्टीपल डाटाज को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट और इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिपेंडिंग तुम्हें किस तरह का डाटा चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अभी के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट के अंदर, मैंने उसको बोल दिया कि मेरे पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, उन फ्रूट्स के अंदर मैंने एक एरे का डाटा स्टोर करवाना था। तो एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। उसी के अंदर मैंने उसे कॉल किया कि मेरे पास मल्टीपल डाटा हैं, एप्पल, मैंगो, कीवी, लीची एंड सो ऑन, जितना भी डाटा आएगा। ठीक है, फिर ये केस में क्या हुआ कि मेरे पास सारा का सारा सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर होना शुरू हो जाता है। एरे यही करता है मेरे लिए, सेम टाइप का डाटा स्टोर करके देगा मुझे। पर उन्हीं केसेस पे अगर मैं उसमें से लेता हूँ ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेता हूँ कोई। ठीक है, ऑब्जेक्ट के केस में जैसे मैंने बोल दिया मुझे फ्रूट्स ही चाहिए, पर एक स्पेसिफिकली फ्रूट चाहिए, सारी लिस्ट नहीं चाहिए, एक स्पेसिफिक डाटा चाहिए उसमें से। तो मैंने उसे बोला कि एक करली ब्रैकेट यूज़ होगा। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर मैंने मेंशन करवा दिया कि मेरे पास फ्रूट पड़ा हुआ है, उसका नेम है पहले मेरे पास। नाउ दिस इज कॉल्ड द की वैल्यू पेयर। ठीक है, पहले की स्पेसिफाई की जाती है, फिर उसी की वैल्यू स्पेसिफाई की जाती है। वही केस में जैसे मैंने प्राइस किया, अगर प्राइस के केस में क्या होगा मेरे पास, जैसे मैंने बोल दिया क्योंकि प्राइस एक नंबर वैल्यू आएगी, क्वांटिटी दे दी। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग ऑब्जेक्ट्स को मेंशन करवा सकते हो। इसमें क्या है, तुम्हें सेम टाइप ऑफ डाटा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को स्टोर करवा सकते हो उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से तुम लोग इसको मेथड को कॉल कर सकते हो। एक लास्ट मेथड जो इसका होता है ऑब्जेक्ट का ही, दैट इज़ बेसिकली योर डेट मेथड। अगर तुम्हें डेट फॉर्मेट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे नॉर्मल डेट ले लेता हूँ एक, ठीक है, उसी के अंदर मैंने न्यू मेथड यूज़ किया। जब भी डेट कॉल करनी है तो न्यू साथ में यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब इसी के अंदर तुम लोग यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई कर सकते हो, डिपेंडिंग तुम्हें किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। जैसे मुझे, मैं यहाँ दे देता हूँ कि मेरे पास अभी, मैं आज की डेट दे देते हैं 25 आज। ठीक है, 25/12, तो 2024 पहले ईयर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा उसके ऊपर आ जाएगा मंथ आ जाएगा, दैट इज़ 12, और आज की डेट 25। ये तुम्हारा डेट का फॉर्मेट है जो यहाँ पे डिफाइन किया जाएगा। इस तरह से तुम लोग अपने हर तरह के डाटा को यहाँ पे डिफाइन करके स्टोर करवा सकते हो। तुम्हें जैसा डाटा चाहिए तुम लोग पहले से डिफाइन करो। मेक श्योर डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। अगर तुम पूरे डाटा को ही डिफाइन नहीं कर पाओगे इसके अंदर, तुम लोग आगे लॉजिक्स नहीं बना सकते। तुम्हें किसी भी तरह का लॉजिक चाहिए, चाहे वो डिज़ाइन बेस्ड है या विदाउट उसके डिज़ाइन के है, तुम्हें उन केसेस पे क्या है, डाटा को डिफाइन करना आना ही चाहिए इस केस में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सबसे पहला केस इसके ऊपर कि हम डाटा को डिफाइन कैसे करते हैं, या तुमने कोई भी वैल्यू को लिखना कैसे है वहाँ पे, पहला केस। ठीक है गाइस, इतना तुम लोगों को सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। अब इसी केस में क्या है, ये तो हो गया डाटा को डिक्लेयर कैसे करना है यहाँ पे। अब आते हैं कि डाटा को प्रिंट कैसे कराना है, रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते होते हैं। ठीक है, बेसिक मेथड्स हैं बहुत सारे। ठीक है, उनसे शुरुआत करते हैं। तो एक फ़ाइल नई शुरू करते हैं पहले, 3.html। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे पूरा का पूरा HTML का स्ट्रक्चर चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसके साथ ही काम करूँगा। चलो, एक बेसिक सा डिज़ाइन शुरू किया मैंने इसके ऊपर। ठीक है, उसमें हल्का सा एक
वेरिएबल ले लेते हैं, मैं वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ अभी के लिए। तुम लोग लेट कांस्टेंट जो तुम्हें यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग तुम यूज़ करके उसको प्रिंट करवा के देखो। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, एक बेसिक सा डाटा प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्रिंटिंग के लिए क्या होता है मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, मेक श्योर अगर तुम लोग अपना डॉक्यूमेंट नॉर्मल प्रिंट करवाना चाहते हो किसी भी तरह का, तो उन केसेस पे क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए किया तो ए बेसिकली देखो दैट इज़ अ वेरिएबल। अगर वेरिएबल को वहाँ डिक्लेयर करना था मुझे, तो मुझे उसको वैर लिखना पड़ा या लेट या कांस्टेंट जो भी लिखना था। पर उन्हीं केस पे अगर मुझे वहाँ पे राइट मेंशन करवाना था, ठीक है, मुझे मतलब एक मेथड को कॉल करना था आगे फर्दर, उसको डिक्लेयर नहीं करना, इस बार कॉल करना था, तो कॉलिंग के टाइम पे वैर लिखने की ज़रूरत नहीं मुझे वहाँ पे, ना लेट ना कांस्टेंट कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली उस का नाम कॉल करना है और उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेना है। ठीक है, तो जब मैंने सेव किया इसको, सेव करके आउटपुट चेक करते हैं। सी, एक नॉर्मल वहाँ पे नाम मेरा प्रिंट हो गया। अब इन्हीं केसेस पे अगर मैं यहाँ पे HTML का कोई टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखना उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है यहाँ पे, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब नवीन अलग हो गया, सिंह अलग हो गया, सिंह नीचे आ गया उसके ऊपर। ठीक है, तुम उसके अकॉर्डिंगली ही यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर। बस ये चीज़ तुम लोगों को बेसिक ध्यान रखनी पड़ेगी, कहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा तुम लोगों को। तो ये था तुम्हारा सबसे पहला मेथड जो उसको डाटा प्रिंट करवाने में हेल्प करेगा। सेकंड मेथड पास अलर्ट फंक्शन काम करेगा यहाँ पे। अलर्ट केस में क्या होता है, मेरे पास सेम डाटा जो हम उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे बट एक डिफरेंट डिज़ाइन के साथ वो प्रिंट करेगा मेरे पास। ठीक है, तो इसी अलर्ट केस को एक बार आउटपुट चेक करते हैं ना, इसको रन करो। सी, सेम चीज़ प्रिंट हो गई, पर यहाँ पे BR एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, मतलब अलर्ट के अंदर वो HTML को नहीं समझ पाएगा। तो हम लोगों को एक केसेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में BR को समझा जा रहा था, पर अलर्ट में वो समझ नहीं पा रहा उसको। ठीक है, उसी केस में दूसरा जो आती मेरे पास, एक होती है कन्फर्म की वैल्यू होती है। कन्फर्म के अंदर भी मैं सेम डाटा देता हूँ अभी के लिए, बेसिकली अलर्ट की तरह ही होती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसके ऊपर। अगर आउटपुट चेक करोगे, ये देखो एक बेसिक सा डिफरेंस है, यहाँ पे ओके और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, ओके करूँगा तो ऑब्वियसली कंडीशन चेंज हो जाती है, वो बुलियन वैल्यू मुझे वापस से रिटर्न करेगी ट्रू की, और कैंसिल करूँगा तो मुझे वो रिटर्न करेगी फॉल्स की वैल्यू। ठीक है, उसके अंदर मैं चाहूँ तो एग्जीक्यूशन किसी भी तरह से बना के तैयार कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड होता है। पर वही केस में जब मैं अलर्ट यूज़ कर रहा था, वहाँ पे सिंगल एग्जीक्यूशन होती है ओके की, सिर्फ ओके का ही मुझे रिटर्न आएगा और कोई रिटर्न नहीं आ रहा उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है हमारे अलर्ट्स और कंफर्म दोनों को यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग तुम लोगों को किस तरह का मैसेज या किस तरह की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखानी होती है। उसी केस में अगर तुम लोगों को डाउट है कि तुम्हारा डाटा किस तरह का आ रहा है, क्या एग्जीक्यूशन है, या कोई प्रॉब्लम आ रही तुम लोगों को कंसोल में एरर्स नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ पे आ रहा है, तो उन केसेस पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग हमारी हेल्प करता होता है। कंसोल के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं तुम लोगों को उसके लिए पूरा एक डिटेल्ड क्लास दूंगा अलग से इसकी। अब इसी केस में क्या है कि अभी के लिए सिंपल कंसोल चेक करते हैं, तो सी डाटा यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे इसी के अंदर कंसोल को एक नंबर के साथ कॉल करवाता हूँ, ठीक है, नॉर्मल मैंने स्ट्रिंग मेथड लिया वो, ऊपर वही केस में अगर मैं नंबर कंसोल करवा के देखता हूँ, दोनों में डिफरेंस देखो, एक कलर का डिफरेंस आता है बेसिक। ठीक है, ये वाइट है, यहाँ पे हल्का ब्लूइश पर्पल्स कलर आ रहा है। ठीक है, ये एक डिफरेंस होता है इसके अंदर, तुम लोग डाटा किस तरह से मेंशन करवा रहे हो। एंड मेक श्योर अगर तुम लोगों ने डाटा कोई नंबर है और उसको भी स्ट्रिंग में दिया हुआ है, कोट्स के अंदर दिया हुआ है, तो उसको वाइट ही माना जा रहा है, तो मतलब वो एक स्ट्रिंग मानी जाएगी, वो एक इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये कि चीज़ में ध्यान रखना बहुत ज़्यादा कि नंबर तुम किस तरह से डिफाइन कर रहे हो, बिकॉज इसमें अगर तुम लोग कोई भी दो वैल्यूज़ को ऐड करते हो जो कि स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंगली क्या होगा, मेरे पास वो डाटा बहुत अलग तरीके से आएगा। अगर मैं वहाँ पे नंबर की वैल्यूज़ को मैच करता हूँ, उसको ऐड करवाता हूँ, तो उसका डाटा अलग तरीके से आएगा, मतलब दोनों मुझे डिफरेंस देखने को मिलेंगे। वो चीज़ तुम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसी केस के एक छोटा एग्जांपल दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम है बी। ठीक है,
और फिर एक मैंने वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम है सी। सिंपल चीज़ है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज़ करते हैं, बी प्लस सी, क्या आंसर आया मेरे पास, देखते हैं बस करो। आंसर देखो यार, दैट इज़ 2020, ठीक है। जबकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी 40 की, पर वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक वैल्यू है स्ट्रिंग। हम इसको नंबर समझ रहे हैं, पर जो हमारा जो डाटा है, जो हमारा जो लैंग्वेज है बेसिकली, वो इसको एज अ स्ट्रिंग ही समझ रहा है, वो उसको इंटीजर समझ ही नहीं पा रहा। तो इन केसेस पे ये ध्यान रखना पड़ता है हम लोगों को कि डाटा स्ट्रिंग फॉर्मेट आ रहा है या फिर इंटीजर फॉर्मेट आ रहा है। अगर इंटीजर आएंगे तो ऑब्वियसली कैलकुलेट कर लिए जाएंगे, नहीं आएंगे तो अलग आएंगे, ठीक है। एक केस। अब इन्हीं केसेस पे एक अलर्ट हो गया, एक कन्फर्म हो गया और एक कंसोल डॉट लॉग हो गया। ये तीन केसेस हैं जो हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ होने वाले हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे मेरे पास एक बेटर ऑप्शन होती है, दैट इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मेक श्योर आईडी के अंदर क्या है, मुझे यहाँ पे अलग से स्क्रिप्ट ले लेता हूँ, उसके लिए मैं उस पर नहीं करता हूँ। नाउ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के केस में क्या होगा, मेरे पास मुझे वहाँ पे डिस्क्राइब करना है उसको एक आईडी के साथ। तो जैसे मैंने एक आईडी लिया प्रिंट, अब ये क्या करेगा, बेसिकली पूरे पेज में जाके एक आईडी ढूंढेगा प्रिंट नाम से। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोई भी टैग ले लेता हूँ रैंडमली, आईडी प्रिंट स्पेसिफाई करा उसको मैंने। अब इससे मुझे अगर डाटा प्रिंट करवाना था तो यहाँ पे मैं इनर टेक्स्ट यूज़ करके डाटा प्रिंट करवा सकता हूँ, दैट इज़ योर वेरिएबल नंबर ए। तो ए नाम का वेरिएबल मेरे पास यहाँ पर डिफाइन हो गया। अब अगर मैं इसकी आउटपुट चेक करूँगा, अब ये देखो ध्यान से, देखो इसमें दो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। पहली चीज़, बी आर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सेकंड, जो हमने टैग मेंशन करवाया था उसने इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ को उठाया है, उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे आउटपुट दिया है, ठीक है। तो इसी केस में अगर मैं इसको टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे एचटीएमएल कर देता हूँ, देखो दो मेथड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, एक इनर टेक्स्ट है और एक इनर एचटीएमएल है, ठीक है। अगर इनर एचटीएमएल यूज़ करते हैं तो बी आर वहाँ प्रिंट नहीं हो रहा है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। प्लस मेरे जो H2 की वैल्यू थी वो तो सारी की सारी अवेलेबल रहेंगी उसमें, वो चेंज नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग डाटास को यहाँ पे मैनिपुलेट करवा सकते हो अपने अंदर कि, और उसको प्रिंटिंग कैसे करवाई जा सकती है, ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है गाइस। आई होप तुम लोगों को ये 3 बेसिक स्टेप्स पहले क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स में क्या है, हम लोग इनके अंदर कैसे कैसे ऑपरेटर्स यूज़ करने हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल, बिट वाइज, सारे समझा दूंगा मैं तुम लोगों को। फिर उसके बाद हम लोग कंडीशंस, लूपिंग, फंक्शंस, इन सब पे आना शुरू करेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस, टेक केयर।